हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक के बारे में। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अब हम देखते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। और ध्यान रखिए, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन न केवल आपके लिए क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये क्लास 11th में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको अगर आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 11th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जैसे कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ऑलरेडी पता है कि जब हम नंबर्स को किसी सीक्वेंस में लिखते हैं तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आता है और उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में खास बात क्या है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 3, then 6, then 12, then 24, then 48 एंड सो ऑन। उसी तरीके से आपको मैं एक और सीरीज बताता हूं। मान लेते हैं 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। तो इस तरीके की कोई भी सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, देन इसका आप डबल कर दीजिए 6 का डबल 12, देन 12 का डबल 24। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, मतलब पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, पिछले टर्म में एक डेफिनेट नंबर, कोई फिक्स नंबर था जिसको आप ऐड करते थे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती थी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1, देन वी हैव 3, देन 9। तो आप देख सकते हो 1 into 3 तो 3 मिल जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिल जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मिल जाएगा। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसी सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें किसी भी टर्म को एक डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है, ओके, तो ऐसे करके आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिली, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिली। नाउ ये जो है आपकी, दिस इज फर्स्ट टर्म। ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हो। जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म को एक डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको फर्स्ट टर्म को डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म मिलती है। तो उस डेफिनेट नंबर को, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ध्यान रखिए, ए हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ए इज योर फर्स्ट टर्म एंड उसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो देखो कैसे मिलेगा आपको। कॉमन रेशियो जैसे वहां पे मिलता था कि जो डिफरेंस होता था सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे। और यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे रेशियो कॉमन होता। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाता है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2/A1 और A3/A2 और A4/A3। मतलब किसी भी नंबर को उसकी पिछली टर्म्स से डिवाइड कर दो तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाता है। जैसे A2/A1, A3/A2, तो 12/6, 24/12 हमेशा 2 आएगा। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमेशा 2 आएगा। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमेशा दिख रहा है आप लोगों को क्या आएगा, हमेशा ये आएगा 3। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, पर्टिकुलर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में फिक्स होता है, इसलिए उसका नाम ही कॉमन रेशियो है। तो जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। उसके अलावा चलिए हम बात करते हैं nth टर्म की। तो देखिए, अगर आप सेकंड टर्म पता करना चाहते हो तो सेकंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करके, मतलब फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करके आपको सेकंड टर्म मिल जाती है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो हो जाएगी आपकी a, राइट। सेकंड टर्म होगी वो हो जाएगी a इंटू r। अब सेकंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी। तो क्या हो जाएगी, a इंटू r दैट इज AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, इसको भी r से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, AR क्यूब। फिफ्थ टर्म हो जाएगी AR रेस्ट पावर 4। तो जो भी मैं टर्म निकाल रहा हूं, 10th टर्म निकालूंगा तो AR रेस्ट पावर 9 हो जाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए, सेकंड टर्म में R रेस्ट पावर 1 है, थर्ड टर्म में R रेस्ट पावर 2 है। तो जितने भी मैं टर्म निकाल रहा हूं उसमें R की पावर उससे एक कम है। तो फिफ्थ टर्म होगी अगर, तो फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा, AR रेस्ट पावर 4। तो 10th टर्म में क्या हो जाएगा, AR रेस्ट पावर 9। अगर उसी तरीके से मैं 20th टर्म निकालूंगा तो दैट इज AR रेस्ट पावर 19। और अगर मैं 50th टर्म निकालूंगा AR रेस्ट पावर 49। तो उसी तरीके से अगर हम nth टर्म निकालें, an से डिनोट करता हूं मैं nth टर्म को, तो an अगर nth टर्म में निकाल रहा हूं तो nth टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज a इंटू r रेस्ट पावर उससे एक कम, n से एक कम। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू r रेस्ट पावर n-1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ GP। ध्यान रखिए, दिस इज द nth टर्म ऑफ GP।
और अगर आपको पता करना है कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है तो क्या करो, कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते जाओ, किसी भी टर्म को पिछले नंबर से डिवाइड करते जाओ। तो हर टर्म को पिछले नंबर से डिवाइड करोगे, पिछले टर्म से डिवाइड करोगे, तो अगर आपको जो डिवीजन पे जो नंबर मिलता है वो अगर सेम मिलता है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो आ रहा है सबका, और कॉमन रेशियो अगर उसमें है तो वो जीपी है। जैसे हम एपी में कॉमन डिफरेंस चेक करते थे, तो कभी भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चंस में कि बताइए कि ये सीक्वेंस जीपी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ कॉमन रेशियो चेक करना है। तो आई होप कि आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि ये सीक्वेंस है क्या। ओके, तो ये हो गया आपके पास एन, nth टर्म जो है a इंटू आर रेस्ट पावर n-1, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपके पास nth टर्म का। अब आपके पास एक और चीज आती है, दैट इज जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता था वैसे ही हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज नोन एज जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन तो दो नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन जो होता है ऑफ, मान लेते हैं a एंड b और a एंड b हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, तो इसको हम डिनोट करते हैं gm से। तो gm इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब आप सोचोगे होता क्या है ज्योमेट्रिक मीन, तो जैसे अरिथमेटिक मीन बताया था मैंने a एंड b का, मतलब क्या होता है उसका कि अगर आप a और b दो अलग अलग नंबर्स को रख देते हो तो ज्योमेट्रिक मीन उनके बीच का एक ऐसा नंबर होता था ताकि ये तीनों नंबर किस में आ जाएं, जीपी में आ जाएं। तो यहाँ पे उसी तरीके से एपी में भी होता था, अरिथमेटिक मीन में भी होता था कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता था कि आप ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर रखो ताकि तीनों नंबर्स एपी में आ जाएं। तो अगर हम बात करें ए और बीच में मान लेते हैं दूसरा जो नंबर है, बीच का नंबर जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास एक्स है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखते हैं हम कि रूट ए बी आता है कि नहीं आता है, और फिर आता है बी। तो आपको पता है कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा x बाई ए, या फिर कॉमन रेशियो आप कह सकते हो b बाई एक्स। तो x बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से b बाई एक्स, और यहाँ से आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ज्योमेट्रिक मीन जो आता है वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आता है। तो ध्यान रखिए ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि बीच में एक नंबर ऐसा पुट करना ताकि तीनों नंबर्स किस में आ जाए, तीनों नंबर्स जीपी में आ जाएं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से एक की जगह यहाँ पे तो देखिए एक सिंपल एक ज्योमेट्रिक मीन है, कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि हमने दो ज्योमेट्रिक मीन रखे हैं या तीन या फिर 4, 5, 6 कितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स वो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 5 ज्योमेट्रिक मीन मान लीजिए उसने बोल दिया कि ए और बी के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन है। तो देखिए ए फर्स्ट टर्म हो गई और बी लास्ट टर्म हो गई और बीच में 5 नंबर और हैं, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 7 टर्म्स हो गई। तो ए हो गई फर्स्ट टर्म और बी हो गई 7th टर्म, और बाकी के बीच के नंबर आप ऑलरेडी पता कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए होता है सीरीज का पता करने के लिए, एपी का पता करने के लिए, जीपी का पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, दैट्स इट। तो आपको जीपी में हर चीज पता चल जाएगी, आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज करते हैं, अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो किसी भी जीपी के n टर्म्स का सम, इसको हम डिनोट कर सकते हैं Sn से, जैसे एपी में करते थे। तो आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स जो होगा दैट इज Sn। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू कहां तक आ जाएगा, ए आर रेस्ट पावर n-1। इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले रहा होगा ए आर रेस्ट पावर n-2, उससे पहले रहा होगा ए आर रेस्ट पावर n-3। तो इतना सब कुछ हम लिख नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किससे, बाय आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर इंटू एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आर, ये आर से सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर जो सेकंड टर्म होगी आर स्क्वायर बन जाएगी, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, ये क्या हो जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा ए आर रेस्ट पावर n-2 इंटू आर, ये हो जाएगा n-1 प्लस लास्ट में हो जाएगा ए आर रेस्ट पावर n, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आर इंटू एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू, देखिए जब इससे इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए जब माइनस करेंगे तो ए आर माइनस ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए आर रेस्ट पावर 4 माइनस ए आर रेस्ट पावर 4 सब कैंसिल होते जाएंगे। देखिए ए आर रेस्ट पावर n-1 यहाँ पे रहा होगा, इससे पहले ए आर रेस्ट पावर n-2 रहा होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, ए आर
रेस्ट पावर n, और इधर देखिए क्या बच रहा है, a बच रहा है, तो इसको तो हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस a, केवल और केवल यही बच रहा है हमारे पास। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से Sn कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, r माइनस वन इक्वल टू a, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं r रेस्ट पावर n माइनस वन। सो Sn का फॉर्मूला हमको क्या मिला यहाँ से, a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। तो ध्यान रखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला डिराइव करना है आपके लिए। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और एक और काम करते हैं हम, अगर यहाँ पे देखिए वैल्यू, ध्यान रखिए ये कब है, इफ r की जो वैल्यू है, या आप कह सकते हो मॉड r इज ग्रेटर देन वन। अगर मॉड r की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, मॉड r की वैल्यू ग्रेटर देन वन होने का मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो r की वैल्यू ग्रेटर देन वन होनी चाहिए और r इज लेस देन माइनस वन। तो उस केस में ये फॉर्मूला सही है। अदरवाइज क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है a इंटू वन माइनस आर रेस्ट पावर n बाई वन माइनस आर। वैसे तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बट ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब r की वैल्यू जो हो किस बीच में हो, माइनस वन और वन के बीच में हो। ध्यान रखिए इफ r इज माइनस वन इज लेस देन r इज लेस देन वन, तो वन और माइनस वन के बीच में अगर r की वैल्यू हो तो Sn की वैल्यू ये हो जाती है। कुछ नहीं किया हमने, वन कॉमन ले लिया, और वो इसलिए किया क्योंकि r की वैल्यू वन से कम है, तो r माइनस वन करना ठीक नहीं है, वन माइनस r हम लिख लेते हैं। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों एक्चुअल में सेम है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला है क्या, कैसे हमने इसको डिराइव किया। तो यहाँ से आप दोनों से देखिए माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ये वन माइनस आर रेस्ट पावर n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी वन माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, लास्ट में मैंने आपके साथ एक पजल डिस्कस की थी, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सम होता है n टर्म्स का, अगर n टर्म्स यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स अगर मेरे पास है, n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है यानी कि, तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स मेरे पास है और r की वैल्यू वन से कम होती है, जो कॉमन रेशियो होता है वो अगर वन से कम होता है, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू होता है a बाई वन माइनस आर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखिए वो यहीं से डिराइव हुआ है। कैसे, देखिए क्योंकि r की वैल्यू r इज लेस देन वन, r की वैल्यू वन से कम है, और किसी भी नंबर की वैल्यू वन से कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं वन बाई टू की, तो वन बाई टू की मैं जितनी पावर बनाते जाऊंगा, देखिए वन बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाई फोर, वन बाई फोर यानी कि वन बाई टू से कम होता है। देन उसका भी अगर मैं पावर क्यूब करूं तो वन बाई एट, वो और भी कम होता है। तो जितनी मैं पावर बनाते जाऊंगा, जितनी मैं पावर इंक्रीज करते जाऊंगा, वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। और अगर इसकी पावर इनफाइनाइट हो गई, तो पावर इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर n इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए r रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे r रेस्ट पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या बचेगा, a इंटू वन माइनस जीरो, यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास केवल a बच रहा है, तो a बाई वन माइनस आर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। और ध्यान रखिए ये केवल कब होता है, जब r की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो भी इनफाइनाइट हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट होगा तो पॉजिटिव होगा। तो माइनस वन और किसके बीच में बोला मैंने, r वन के बीच में। तो ध्यान रखिए तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, और जहां पे कि r की वैल्यू कॉमन रेशियो जो है वो माइनस वन और वन के बीच में है, तो उसके लिए इनफाइनाइट टर्म्स के सम की वैल्यू जो होती है दैट इज a बाई वन माइनस आर। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया था वहां पे जीपी के n टर्म्स का, मींस इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैलकुलेट करने के लिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी